हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है कि प्रत्येक साल 14 नवंबर को बाल दिवस और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस कारण इस पूरे सप्ताह को हम लोग बाल अधिकार सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। तो इस अवसर पर आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक छोटी सी फिल्म जिसका नाम है अनोखी खुशी। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे एक कोण का समद्विभाजक बनाना के बारे में। फिर क्लास 7 एवं 8 की कक्षा में जानेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना के बारे में। फिर समझेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उपयोगी संदेश को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। कितना अच्छा लग रहा है जी आज। अपना पिंटू जो हमेशा पीछे खड़ा रहता था वो सबको सिखा रहा है। हम कहे थे ना, हम पूछेंगे तो वो सीखेगा। पिंटू बात की बात ये है कि बच्चे हमारे हैं तो ध्यान भी हमें ही देना होगा। हमने तो सीख लिया, अब आपकी बारी है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एक कोण का समद्विभाजक बनाना। यहाँ केक का एक टुकड़ा है। जरा सोचिए, अगर हमें इसके 2 बराबर भाग करने होंगे तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस टुकड़े को इस प्रकार काट के इसके 2 बराबर भाग करेंगे। अब इस रेखा को देखिए। यह रेखा दिए कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटती है। इस रेखा को हम इस कोण का समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे किसी कोण का समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए हमें कागज के किसी कोण को विभाजित करना है, तो हम कोण की भुजाओं को एक के ऊपर एक सटीक रूप में रखेंगे, जिससे हमें कागज में एक मोड़ प्राप्त होगा। मोड़ दिए कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह इस कोण का समद्विभाजक है। किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त करने के लिए हम ज्यामिति यानी ज्योमेट्री की समझ का प्रयोग करते हैं। हम रूलर और प्रकार द्वारा रचना करते हुए किसी कोण का समद्विभाजक प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसकी विधि समझें।
आइए देखें कैसे हम कोण AOB का समद्विभाजक बना सकते हैं। पहला चरण, सबसे पहले हम O को केंद्र मानेंगे। प्रकार का नुकीला सिरा केंद्र O पर रखकर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण O की दोनों भुजाओं को काटने वाला एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह चाप कोण O की भुजाओं को M और N पर काटता है। यह एक प्रारंभिक चाप है। प्रारंभिक चाप में हमें दो ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जिनकी शीर्ष से बराबर दूरी होती है, जैसे कि यहाँ M और N शीर्ष O से बराबर दूरी पर है। दूसरा चरण, अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु M पर रखेंगे। जरूरत के अनुसार हम प्रकार में ली गई दूरी को बढ़ा लेंगे। फिर हम कोण O के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखकर हम इसका नुकीला सिरा बिंदु N पर रखेंगे और M से बनाए चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष O से किरण OD खींचेंगे। किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। अगर हम चांदे से दोनों कोणों के माप ज्ञात करेंगे तो हमें दोनों कोणों के माप बराबर प्राप्त होंगे, जिससे यह सत्यापित होता है कि किरण OD कोण O का समद्विभाजक है। तो आज हमने सीखा एक कोण का समद्विभाजक बनाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। एक 140 डिग्री माप वाले कोण यानी एंगल की रचना कीजिए और उसे समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट कीजिए। 140 डिग्री के माप का कोण बनाने के लिए पहले एक किरण यानी रे खींचिए। इसे नाम दीजिए BC। अब चांदे यानी प्रोट्रैक्टर को किरण BC पर इस प्रकार रखें जैसे कि चांदे का केंद्र यानी सेंटर बिंदु B पर हो और शून्य किनारा किरण को पूरा ढक ले। फिर हम चांदे की उस स्केल का प्रयोग करेंगे जिसमें 0 डिग्री C के नजदीक है। चूंकि हमें 140 डिग्री कोण की रचना करनी है, इसलिए हम इस स्केल पर आगे बढ़ते हुए 140 को दर्शाने वाला चिन्ह ज्ञात करेंगे और इसके सम्मुख एक बिंदु बनाएंगे। इसे हम A नाम देंगे। अब हम बिंदु B को शीर्ष लेकर बिंदु A से जाती हुई किरण खींचेंगे। इससे हमें कोण ABC प्राप्त होगा जिसकी माप 140 डिग्री है। अब चलिए इसे समद्विभाजित करें। पहला चरण, कोण को समद्विभाजित करने के लिए प्रकार के नुकीले सिरे को कोण ABC के केंद्र पर यानी बिंदु B पर रखकर एक चाप खींचिए जो कोण ABC की भुजा BC को बिंदु E पर काटता है और भुजा BA को बिंदु F पर काटता है। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर इसे हम EF से आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण ABC के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम प्रकार का नुकीला सिरा F पर रखेंगे और E से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष B से G से होते हुए किरण BG खींचेंगे। किरण BG कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक है। ये सत्यापित करने के लिए हम चांदे की सहायता से दोनों कोणों का माप लेंगे। दोनों कोणों का माप बराबर है। अगर हम ट्रेस पेपर पर प्राप्त दो कोणों में से किसी एक कोण के हूबहू कोण बनाएंगे और इसे दूसरे कोण पर रखेंगे तो दोनों कोणों की भुजाएं एक दूसरे पर ठीक रूप से व्यवस्थित हो जाती है, यानी कि दोनों कोण बराबर दिखाई देते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि हमने 140 डिग्री माप वाले कोण को ठीक प्रकार से समद्विभाजित कर लिया है, जिससे हमें दो कोण प्राप्त हुए हैं और इनमें से प्रत्येक की माप 140 डिग्री बटे 2 बराबर 70 डिग्री है। अगला उदाहरण, रूलर और प्रकार की सहायता से कोण XYZ के
1 और 1/2 गुना माप वाले कोण की रचना कीजिए। दिखने में यह सवाल कठिन जरूर प्रतीत होता है, लेकिन कोण के रचना की सही समझ से इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ हमें दिए कोण से 1 और 1/2 गुना बड़े कोण की रचना करनी है। 1 और 1/2 मतलब 1 धन 1/2। अगर हम दिए कोण के बराबर कोण बनाते हैं और फिर दोनों में से किसी एक कोण को समद्विभाजित करते हैं, तो एक पूर्ण कोण और एक आधा कोण मिलाकर हमें दिए कोण का 1 और 1/2 गुना बड़ा कोण प्राप्त होगा। चलिए इसे कोण की रचना करते हुए समझें। यहाँ हमें कोण XYZ दिया हुआ है। अगर हमें इसके बराबर माप वाले कोण की रचना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? वीडियो रोककर दिए कोण के बराबर माप वाले कोण बनाने की विधि याद कीजिए। चलिए हम बताते हैं। पहला चरण, प्रकार को लेकर हम उसका नुकीला सिरा शीर्ष यानी वर्टेक्स Y पर रखेंगे। फिर हम प्रकार को सुविधाजनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोण Y की भुजाओं को बिंदु U और V पर काटता चाप खींचेंगे। यह चाप हम बड़ा बनाएंगे जिससे कि हम आगे की विधि कर पाए। दूसरा चरण, यहाँ हम भुजा XY को दोनों कोणों में उभयनिष्ठ रखेंगे। अब हम प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु V पर रखकर प्रकार को UV जितना खोलेंगे और पहले चाप को काटता चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होती हुई और बिंदु D से जाती हुई किरण YD खींचेंगे। इससे प्राप्त कोण XYD कोण XYZ के बराबर है। अब हम किसी एक कोण का समद्विभाजक पता करेंगे। यहाँ हम कोण XYZ का समद्विभाजक पता करेंगे। पहला चरण, सबसे पहले हमें शीर्ष Y से एक चाप खींचनी होगी जो कोण XYZ की दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ हमने एक चाप पहले से बनाई है, हम इसी का उपयोग करेंगे। दूसरा चरण, प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु U पर रखकर इसे UV के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे। इस दूरी के साथ हम कोण XYZ के अभ्यंतर में एक चाप खींचेंगे। तीसरा चरण, प्रकार में उतनी ही दूरी रखकर हम नुकीले सिरे को V पर रखेंगे और U से बने चाप को काटता एक और चाप खींचेंगे। दोनों चाप बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम शीर्ष Y से शुरू होकर M से जाती हुई किरण YM खींचेंगे। किरण YM कोण XYZ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए यह वांछित समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर है। अब हम कोण XYD और कोण XYM का योग करें तो हमें प्राप्त होगा कोण DYM, जिसकी माप कोण XYZ के 1 और 1/2 गुना बड़ी है। अगला उदाहरण, समकोण को समद्विभाजित करने पर प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? हम जानते हैं कि समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। अगर हम इस कोण को समद्विभाजित करते हैं तो हमें इसके दो बराबर भाग प्राप्त होंगे। चूंकि दोनों कोण बराबर है, इसलिए प्रत्येक कोण का माप होगा 90 डिग्री बटे 2 यानी कि 45 डिग्री। तो आज हमने देखे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ गलतियां देखेंगे। आज हम देखेंगे कोण का समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, कुछ बच्चे समद्विभाजक यानी बाइसेक्टर ज्ञात करने की विधि को ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए वे चांदे के उपयोग से कोण की माप ज्ञात करते हैं और इस माप के आधे माप पर बिंदु बनाते हैं। फिर शीर्ष यानी वर्टेक्स और इस बिंदु से जाती हुई किरण खींचते हैं। उन्हें रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना कठिन प्रतीत होता है, इसलिए वे रचना द्वारा समद्विभाजक ज्ञात करना टालते हैं। ध्यान रहे, रचना द्वारा समद्विभाजक की समझ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमें 63 डिग्री के कोण का समद्विभाजक ज्ञात करना है। यदि हम देखें तो 63 डिग्री का आधा 31.5 डिग्री है। इसे चांदे पर सटीक रूप से ज्ञात कर पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में हम 63 डिग्री का कोण खींचकर रचना द्वारा इसका समद्विभाजक अधिक सरलता से
और सटीक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। गलती 2, कभी कभी कोण का समद्विभाजक भाजक ज्ञात करते समय बच्चे कोण की भुजाओं को काटता चाप खींचते हैं, लेकिन आगे की विधि करते समय गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ कोण ABC का समद्विभाजक ज्ञात करना है। इसके लिए बच्चे इस प्रकार का चाप बनाते हैं जो BC को D पर और AB को E पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करता है। फिर वे प्रकार को D पर रखते हैं और कोण ABC के अभ्यंतर यानी इंटीरियर में एक और चाप खींचते हैं। इसी तरह वे प्रकार का नुकीला सिरा E पर रखकर चाप खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि E से बनने वाला चाप D से बनाए चाप को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए वे प्रकार की दूरी में बदलाव करते हैं और बिंदु F पर प्रतिच्छेद करने वाला चाप बनाते हैं। फिर किरण BF बनाते हैं और बताते हैं कि BF कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ क्या गलती हुई? सोचिए। बिल्कुल सही, यहाँ प्रकार की दूरी में बदलाव करना गलत है। ध्यान रहे, जब आप कोण की भुजाओं को काटता चाप बना ले, उसके बाद में DE के आधे से अधिक दूरी प्रकार में ले। इससे आप दोनों प्रतिच्छेदन बिंदुओं से एक दूसरे को काटता चाप खींच पाएंगे। गलती 3, कुछ बच्चे यह समझ नहीं पाते कि कोण ABC की भुजाओं को काटता प्रारंभिक चाप खींचने के बाद प्रकार में प्रतिच्छेदन बिंदुओं की दूरी के आधे से अधिक दूरी लेना क्यों आवश्यक होता है। ध्यान रहे, यह इसलिए जरूरी है जिससे कि भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से बनाए जाने वाले दो चाप एक दूसरे को कोण के अभ्यंतर में प्रतिच्छेद करें। अगर आधे से कम दूरी रखी जाए तो चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आज हमने देखी कोण के समद्विभाजक बनाने से संबंधित कुछ गलतियां। तारा, तारा, तारा। अरे तारा, तुम चादर के नीचे हो क्या? क्या हुआ तारा? तुम यहां क्यों छुपी हो? और तुम्हारा शेरू वहां पड़ा हुआ है। कोई नया खेल है क्या? अब्बा, मुझे डर लग रहा है। क्यों तारा? अब्बा, शेलू तो बाहर किसी देश से बनकर आया है। मुझे डर है कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। हाँ? और फिर मैं टिंकू से फोन पर बात कर रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड से, तो उसने छींक दिया। हेलो टिंकू, मेरे प्यारे दोस्त। हेलो तारा, मेरी पक्की दोस्त। मुझे तुम्हारी बहुत याद। सॉरी, छींक आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तारा। तारा, कट गया। अगर कहीं टिंकू को भी कोरोना है तो अब ना मैं शेलू से खेलूंगी ना टिंकू से फोन पर बात करूंगी। ओह, तो ये बात है। तारा, चादर से बाहर आओ तारा, डरो नहीं, मैं हूं ना। तारा, कोई दूसरे देश या जगह से आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोरोना है। और टिंकू की छींक, कहीं मुझे उससे ये वायरस आ गया तो? तारा, हर छींक और खांसी कोरोना वायरस से नहीं जुड़ी है, और फोन पर बात करने से ये थोड़ी ही फैलती है। इधर उधर की बातों में आके तुम अपने साथ या दूसरों के साथ भेदभाव मत करो तारा। भेदभाव मतलब पापा? मतलब ये कि गलत ना होने पर भी किसी को दोष देना या उसके साथ बुरा बर्ताव करना, उसे भेदभाव कहते हैं तारा। अब्बा, याद है एक बार टीचर ने मुझे डांटा था जबकि मेरी गलती भी नहीं थी, तो मुझे कितना बुरा लगा था। कहीं शेलू को
और टिंकू को भी वैसे ही तो नहीं लग रहा? हाँ तारा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा होगा, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। अच्छा तारा, ये बताओ, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो हम क्या करते हैं? हम उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, है ना? बिल्कुल ठीक। पर सोचो तारा, अगर हम दूसरों से भेदभाव करेंगे तो वो इसके डर से बातें छुपाएंगे, इलाज के लिए नहीं जाएंगे, जिससे कोरोना वायरस और भी फैलेगा। मैं समझ गई अब्बा। सॉरी शेलू। ओह, मैं टिंकू को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्त टिंकू। हेलो तारा। आई एम सॉरी, मैंने डर के जल्दी जल्दी में फोन कट कर दिया था। कोई बात नहीं तारा, हम लोग पक्के दोस्त हैं ना। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अरे तारा, सुनो तारा, डॉक्टर अंकल को नमस्ते बोलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर अंकल। नमस्ते तारा। अरे क्या हुआ, आप ऐसे उदास क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, आजकल कुछ लोग डॉक्टर्स और ऐसे तमाम लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो कोरोना से सबको बचाने में लगे हुए हैं। पर ये तो गलत है। आप और आपके जैसे सभी लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए। तारा, काश सब लोग तुम्हारी तरह सोचते। दोस्तों, कहीं आप तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं ना? डॉक्टर वगैरह तो हमारी मदद ही कर रहे हैं, उनके साथ बुला बर्ताव तो बहुत गलत बात है। अच्छा डॉक्टर अंकल, क्या हम आपके काम में कोई मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं तारा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी घर में ही रहो, दूसरों की गलत बातों में मत आओ, इससे हमारा काम आसान होगा, क्योंकि ऐसे कोरोना को फैलने से हम रोक सकते हैं। ओके डॉक्टर अंकल, बाय बाय। तुम ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तारा? वो तो मैं और अप्पा पौधों की देखभाल करेंगे, उनको पानी देंगे डॉक्टर अंकल। गार्डनिंग, ये तो बहुत मजेदार काम है तारा। अच्छा मैं भी चलता हूँ तारा, तुम कभी कभी यूं ही मुझे फोन कर लिया करो, मुझसे बातें कर लिया करो, अच्छा लगता है। जरूर डॉक्टर अंकल, बाय बाय। ओके बाय। अप्पा देखो, बोला ना देखो, बोला ना सुनो, बोला ना कहो। मजा आया ना तारा? बहुत मजा आया है अप्पा। ठीक है तारा, तो ये बताओ तुमने क्या सीखा? भेदभाव से नहीं, मेल मोहब्बत का हो साथ, तो हम जरूर देंगे कोरोना को मात। हाँ? बिल्कुल सही। आज हम सीखेंगे किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। हमारे आसपास कई ठोस यानी सॉलिड्स होते हैं, जैसे डिब्बा, आइसक्रीम कोन, गेंद, पिरामिड इत्यादि। इन ठोसों की रचना माप और आकार के अनुरूप अलग अलग भागों से की जाती है, जैसे एक घनाभ यानी क्यूबॉइड कई सारे आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाया जा सकता है। आज हम उन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी सहायता से हम किसी ठोस के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। किसी वस्तुओं के भागों को देखने की एक मजेदार विधि है उसे काटना यानी कटिंग। चलिए इसे एक क्रियाकलाप से समझें। एक बेलन यानी सिलेंडर के आकार की सब्जी लीजिए, जैसे एक ककड़ी या लौकी। इसे काटने के लिए एक चाकू भी लीजिए। इस गतिविधि के लिए आप बेलन के आकार का मिट्टी का मॉडल भी बना सकते हैं। इनमें से किसी एक वस्तु को लेकर इसे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रूप से काटिए। आप सावधानी से इसके पतले टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक टुकड़ा वृत्ताकार यानी सर्कुलर है। हम कह सकते हैं कि एक बेलन
कई सारे वृत्ताकार फलकों यानी फेसेस से बना है, जिन्हें समान अक्ष पर रखा गया है। हम इस वृत्ताकार फलक को बेलन का एक अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यदि कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होगा तब हमें अलग आकार का फलक प्राप्त होगा। आप अलग अलग प्रकार से काटकर अनुप्रस्थ काटों के रफ आकार खींच सकते हैं। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने की एक अन्य विधि है कि एक ठोस यानी 3D आकार की समतल छाया यानी 2D छाया देखी जाए। चलिए इसे भी एक मजेदार क्रियाकलाप से समझें। इसके लिए आपको प्रकाश के स्रोत, स्क्रीन और कुछ ठोस आकारों जैसे घन, घनाभ, गोला, बेलन, पिरामिड की आवश्यकता होगी। अब आप एक घन को लेकर इसे स्क्रीन के सामने रखिए। इस पर ठीक सामने से प्रकाश डालिए। आपको पर्दे पर इसकी छाया प्राप्त होगी। क्या आप बता सकते हैं छाया 2D है या 3D? सोचिए सोचिए। चूंकि छाया सिर्फ एक तल में स्थान घेर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि छाया की 2 विमाएं यानी डायमेंशंस है, यानी कि यह 2D आकार है। ध्यान से देखने पर हमें इसका आकार एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम स्क्रीन नीचे रखें और घन को स्क्रीन के ठीक ऊपर दर्शाए प्रकार से रखें और ऊपर से प्रकाश डालें, तब भी हमें एक वर्गाकार छाया प्राप्त होगी। अब दर्शाई आकृति को देखिए। यहाँ एक शंकु यानी कोन पर सामने से प्रकाश डाला जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसी स्थिति में कौन से आकार की छाया बनेगी? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इससे स्क्रीन पर एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ऊपर उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाए तो स्क्रीन पर फिर से एक त्रिभुजाकार छाया बनेगी। इसी तरह यदि शंकु के ठीक ऊपर से प्रकाश डाला जाए और स्क्रीन नीचे रखी जाए तो स्क्रीन पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। इसी तरह आप अलग अलग वस्तुओं की छाया का अभ्यास कीजिए और अपनी नोटबुक में रफ आकृतियां खींचिए। ठोसों के विभिन्न भागों को देखने की तीसरी विधि है इन्हें कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। इसके अंतर्गत हम किसी ठोस को उसके सामने से यानी फ्रंट या उसकी एक ओर से यानी पार्श्व रूप से या उसके ठीक ऊपर से देखते हैं। फिर हम दिखाई देने वाले दृश्यों की आकृति खींचते हैं। जैसे इस आकृति को देखिए। सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू इस प्रकार प्राप्त होता है। इसी तरह पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है और ऊपर से देखने पर हमें इस प्रकार ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। हम घनों से बनी आकृतियों के लिए भी तीनों दृश्य खींच सकते हैं। जैसे इस ठोस के लिए सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींचा जा सकता है। तो आज हमने सीखा किसी ठोस के भागों को देखने की विभिन्न विधियों के बारे में। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। नीचे दर्शाए वर्गाकार पिरामिड यानी स्क्वायर पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर कौन सा अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन प्राप्त होगा? जब हम किसी त्रिविमीय आकार को किसी एक दिशा के अनुदिश काटते हैं तो इससे प्राप्त होने वाले फलक को हम उस त्रिविमीय आकार का अनुप्रस्थ काट कहते हैं।
यदि हम वर्गाकार पिरामिड को शीर्ष से दूर ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो इससे हमें समलंब यानी ट्रेपीजियम के आकार का फलक प्राप्त होगा, यानी कि हमें वर्गाकार पिरामिड का समलंब के आकार का अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा। अगला उदाहरण, एक त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा गया। इससे वृत्ताकार छाया यानी शैडो प्राप्त हुई, परंतु जब त्रिविमीय आकार पर पार्श्व रूप से प्रकाश को डाला गया तो आयताकार छाया प्राप्त हुई। इसी तरह ऊपर से प्रकाश डाला गया तब भी आयताकार छाया प्राप्त हुई। त्रिविमीय आकार की पहचान कीजिए। जब किसी त्रिविमीय आकार के सामने प्रकाशमय स्रोत रखा जाए तो हमें छाया प्राप्त होती है। प्राप्त छाया एक तल यानी प्लेन में होती है, अर्थात प्राप्त छाया द्विविमीय आकार यानी 2D शेप है। त्रिविमीय आकृति पर सामने से प्रकाश डालने पर एक वृत्ताकार छाया प्राप्त होती है। ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब त्रिविमीय आकार एक गोला यानी स्फीयर, एक बेलन यानी सिलेंडर या एक शंकु यानी कोन हो सकता है। जब इस आकृति पर पार्श्व रूप से प्रकाश डाला जाता है तो एक आयताकार छाया प्राप्त होती है। अगर हम गोला, बेलन या शंकु पर पार्श्व रूप से प्रकाश डालते हैं तो सिर्फ बेलन की आकृति से ही आयताकार छाया बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उदाहरण में एक बेलन की बात की गई है। इसे हम तीसरी स्थिति से सत्यापित कर सकते हैं। तीसरी स्थिति हमें बताती है कि जब त्रिविमीय आकार पर ऊपर से प्रकाश डाला जाता है तब भी एक आयताकार छाया प्राप्त होती है, जो कि बेलन के संदर्भ में सत्य है। अगला उदाहरण, दर्शाए गए ठोस का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य प्राप्त कीजिए। किसी त्रिविमीय आकृति को सामने से देखने पर हमें सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को पार्श्व रूप से देखने पर हमें इस प्रकार पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का पार्श्व दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। इसी तरह ऊपर से देखने पर हमें ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू प्राप्त होता है। इस समझ से हम दी आकृति का ऊपर का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। यहाँ तीनों दृश्य एक जैसे हैं। तो आज हमने देखे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित कुछ गलतियां। आज हम देखेंगे किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। गलती 1, यदि बच्चों को नीचे दर्शाए गए ठोस के दृश्य खींचने के लिए कहा जाए तो वे 2D में दृश्य खींचने के स्थान पर फिर से 3D में आकार खींचते हैं। ध्यान रहे, जब हम दृश्य खींचते हैं तो वे 2D आकार होते हैं, न कि 3D आकार के। इसलिए हम इस प्रकार सामने का दृश्य यानी फ्रंट व्यू, पार्श्व दृश्य यानी साइड व्यू, ऊपर का दृश्य यानी टॉप व्यू खींच सकते हैं। गलती 2, सामने का दृश्य खींचते समय वस्तु का सबसे सामने वाला फलक ही खींचना। अगर बच्चों को दर्शाए गए आकार के सामने का दृश्य बनाने के लिए कहा जाए तो यह दृश्य बनाते समय सिर्फ सबसे सामने दिखाई देने वाले घनों को ही ध्यान में लेते हैं। वे पीछे दिखाई देने वाले घन को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे उन्हें इस प्रकार का सामने का दृश्य प्राप्त होता है, जो कि एक गलत समझ है। सामने से देखने पर हमें जैसा आकार दिखाई देता है वैसा का वैसा सामने के दृश्य में आना आवश्यक है। आकार में सामने के दृश्य में सबसे सामने वाले हिस्से को
और पीछे वाले हिस्से को भी सामने के दृश्य में लेना चाहिए। जैसे कि यह दर्शाए गए आकार में सामने के दृश्य में 4 घन दिख रहे हैं, इसलिए सामने का दृश्य बनाते समय हमें इस प्रकार 4 वर्ग बनाने चाहिए। इसे ध्यान में रखकर हम दी गई वस्तु का सामने का दृश्य इस प्रकार खींच सकते हैं। गलती 3, वस्तु के अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन को नजरअंदाज करना। बच्चे दर्शाए गए आकार का अभिविन्यास समझ नहीं पाते, इस कारण वे ऊपर का दृश्य गलती से उल्टा बनाते हैं। कुछ बच्चों को यदि दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य को बनाने के लिए कहा जाए तो वे इस प्रकार का दृश्य बनाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लेकिन यह दृश्य वस्तु को नीचे से देखने पर प्राप्त होगा, न कि ऊपर से देखने पर। इस तरह अक्सर बच्चे दृश्य का ठीक उल्टा आकार खींचते हैं, जो कि गलत है। दर्शाए गए त्रिविमीय आकार के ऊपर का दृश्य इस प्रकार दर्शाना सही है, न कि इस प्रकार। यह दर्शाए गए आकार के ऊपर के दृश्य में हमें 3 वर्ग ऊपर होने चाहिए और 1 वर्ग नीचे होना चाहिए। तो आज हमने देखी किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखने से संबंधित कुछ गलतियां। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। क्या हुआ अली भैया? अरे दीदी, आजकल वो बीमारी फैली हुई है ना, कोरोना, जो खांसने से फैलती है। टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। अगर किसी को ये लक्षण दिखें तो तुरंत राज्य हेल्पलाइन या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। साथ ही लक्षणों वाले व्यक्ति, उनकी देखभाल कर रहे लोग और स्वास्थ्य कर्मी को मास्क लगाना अनिवार्य है, जिससे अन्य व्यक्तियों को संभावित संक्रमण से बचाया जा सके। क्या ये बीमारी सभी को हो सकती है? हाँ, ये बीमारी सभी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु खासकर ऐसे लोग
जो बाहरी देश या शहर की यात्रा से लौटे हैं, उनमें ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। जिन व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो या जो मधुमेह, उच्च रक्तचाप और सांस लेने में तकलीफ जैसे रोग से ग्रसित हों, उनमें इस बीमारी से जोखिम होने का खतरा ज्यादा होता है। कोरोना की जांच और इलाज कहाँ किया जा सकता है? कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। संक्रमित लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और सावधानी बरतते हुए संक्रमित व्यक्तियों का हौसला बनाए रखना चाहिए। साथ ही चिकित्सा अधिकारी की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव का क्या तरीका है? इस बीमारी से बचाव के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे जितना हो सके घर पर रहें। सार्वजनिक स्थल जैसे मेला और भीड़ वाले धार्मिक स्थल में जाने से बचें। लोगों के निकट संपर्क से बचें और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। बाहर से लौटने पर खांसने, छींकने, किसी जगह को छूने, खाना खाने से पहले और शौच के बाद नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथों को धोएं। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताए गए सही तरीके से हाथ धोने से संक्रमण से बचाव होगा। हाथों को 40 सेकंड तक धोना चाहिए। खांसने और छींकने पर मुंह और नाक को रुमाल से ढकें। अच्छा होगा कि आप अपनी मुड़ी हुई कोहनी में खांसें या छींकें, अपने हाथों में नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें या चिल्लाएं नहीं और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को न छुएं। सावधान और सतर्क रहें, कोरोना से बचें। नमस्कार, आप सभी लोगों का भारतीय रिजर्व बैंक पटना की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की अनुमति लेकर आज मैं आप सभी लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पहचान करवाता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय है जहां गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश के विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखता है। साथ ही यह बैंकिंग प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखता है तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए आम जनता को किफ़ायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है। देश की सर्वोच्च वित्तीय संस्था होते हुए यह न केवल विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है, बल्कि भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करता है और उसे बनाए भी रखता है। मुद्रा जारीकर्ता के रूप में यह आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराता है। भारतीय रिजर्व बैंक का पूरे भारत में 27 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 4 उप कार्यालय हैं, जिनमें अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। आप सभी लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक का एक कार्यालय पटना में गांधी मैदान के पास स्थित है। वह कार्यालय उपभोक्ता संरक्षण एवं वित्तीय जागरूकता हेतु समय समय पर विभिन्न पहल का आयोजन करता है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में हमने इस वीडियो को डिजाइन किया है ताकि आप सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को समझ सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूचनात्मक एवं मददगार साबित होगा।
आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन आपके घर की सुरक्षा से किया जा सकता है। मतलब सब भाई बहन कक्का काकी को बतलाना है कि अब बैंक जाए के जरूरत नहीं है, अब घर से बैठकर बैंक का काम किया जा सकता है। समझे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कहता है सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल लेन देन करें। इसको ऐसे समझिए आप लोग, ओटीपी जो लेन देन के समय आपके मोबाइल पर आता है उसको साझा नहीं करना है, उसको किसी को नहीं बताना है, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो। आप लोग अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को ना दें। अपने एटीएम कार्ड का नंबर नहीं बताना है किसी को, उसका जो पिन होता है वो भी नहीं बताना है। आपको एटीएम खुद जाना है, आपको खुद वहाँ से पैसा निकालना या जमा करना है, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आरबीआई कहता है अपना कार्ड सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करें। मतलब आपका बैंक कभी भी आपको फोन करके कार्ड के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको कोई फोन करके डिटेल पूछता है तो समझ लीजिए वो सही आदमी नहीं है, ओकरा कुछ नहीं बताना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आप लोग कभी भी अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन इत्यादि किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे पहले हम बताया आपको, पहले के आप स्लाइड में देखिएगा, आपको बताए थे पासवर्ड के बारे में, पिन के बारे में, ओटीपी के बारे में। उसी तरह इसमें हम आपको बता रहे हैं सीवीवी के बारे में। हर कार्ड के पीछे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्राइप होता है काले रंग का, उसके ऊपर 3 अंक का एक सीवीवी नंबर लिखा रहता है, जिसको हम लोग इंटरनेट से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तब उससे में हम लोग यूज़ करते हैं। उसको किसी को नहीं बताना है, कोई फ़ोन करके पूछेगा उसको नहीं बताना है। ऑनलाइन लेन देन के समय धोखाधड़ी होने पर तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। इसका मतलब है कि आपको लेन देन में चौकन्ना रहना है। अगर फिर भी कोई धोखाधड़ी होता है तो तुरंत अपने बैंक में या बैंकिंग लोकपाल भारतीय रिजर्व बैंक पटना में लिखित शिकायत दर्ज करें। लिखित शिकायत करने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। आप सभी लोग इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐप का चुनाव सही हो, इसमें किसी से गुमराह नहीं होना है। आरबीआई कहता है सुरक्षित डिजिटल लेन देन की शुरुआत होती है आपसे। डिजिटल लेन देन के समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ध्यान जरूर रखना है। आप सभी लोगों को हमेशा सतर्क रहना है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देनी है। डिजिटल भुगतान करें, सुरक्षित रहें। हम लोग सभी लोग को डिजिटल बनना है, डिजिटल का लाभ उठाना है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी रहना है। हमेशा सतर्क रहें।
आप सभी भाई बहन से एक और आग्रह है कि दूसरे लोगों के भी प्रेरित करना है कि वो डिजिटल लेन देन अपनाएं। बस, धन्यवाद। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।